हेलो एवरीवन। जो यात्राएं होती हैं हमेशा वो कुछ ना कुछ हमें सिखाती हैं। ये डिपेंड हमारे ऊपर करता है हम किस तरह की यात्राएं करेंगे। तो अच्छे जगह की यात्राएं हमें अच्छे नॉलेज देंगी और बुरी जगह की बुरी देंगी। तो अब ये यात्राओं का जिक्र मैं यहाँ पे क्यों कर रही हूँ वो भी मैं आपको क्लैरिफाई कर रही हूँ कि मैं अपनी जो एक जर्नी थी, एक छोटी सी विज़िट थी सीकर राजस्थान की, तो उसको मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करूँगी। और स्पेशली मेरा पर्पस जो होगा वो मेरी यात्रा को डिस्क्राइब करना नहीं होगा, वो होगा उन पेरेंट्स के बोर्ड कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए जो ये सोचते हैं HBSC है या राजस्थान बोर्ड है या CBSE बोर्ड है, ICSE बोर्ड है। तो इनसे भी थोड़ा सा ऊपर और है कैम्ब्रिज जो स्कूल एजुकेशन बोर्ड है वो भी है। तो ये सारे बोर्ड्स क्या हैं, किस तरह से आप ये काम करते हैं, क्या कौन सा बोर्ड आपके बच्चे के लिए सही है, कौन सा नहीं है, तो ये सारे कन्फ्यूज़न जो है वो मैं अभी दूर करना चाहती हूँ आपके सामने। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। हाँ, तो शुरू करते हैं अपनी बात। उससे पहले मैं आपको ये कुछ सर्टिफिकेट सिखाना चाहती हूँ और ये शायद फ्रंट कैमरा है तो आपको ये जो वर्ड्स हैं वो समझ नहीं आ रहे होंगे, लेकिन मैं आपके लिए पढ़ के सुना देती हूँ। ये है ओलंपियाड के सर्टिफिकेट्स और ये हैं प्रिंस ओलंपियाड जो कि सीकर में है। प्रिंस एडू हब के नाम से है। कोलैबोरेशंस है इसमें, स्कूल्स हैं, कोचिंग्स हैं, कॉलेजेस हैं और स्कूल्स जो हैं इसमें हर तरह के बोर्ड अवेलेबल हैं उन स्कूल्स में। ICSE बोर्ड भी है, राजस्थान बोर्ड भी है। साथ ही साथ अभी जो लेटेस्ट वो चेंज वहाँ पे करेंगे तो वो कैम्ब्रिज स्कूल एजुकेशन बोर्ड है, उससे भी आपके बच्चे को टीच करवाएंगे। और जो पेपर देने वहाँ पे गए थे बच्चे ओलंपियाड का, वो हरियाणा बोर्ड से भी थे और जो लोकल जैसे गुजरात से भी आए हुए थे कुछ बच्चे, कर्नाटक के थे और हरियाणा से तो थे ही थे, पंजाब से थे, मध्य प्रदेश से भी थे और मणिपुर के भी कुछ बच्चे थे। तो एक दो और आसपास के जितने स्टेट थे, मेरा कहने का मतलब है उन सभी के वहाँ पे बच्चे थे। तो लगभग जो है वहाँ पे लाखों की संख्या में बच्चे थे, अलग अलग बोर्ड से थे। तो अगर एक ही बोर्ड आप अच्छा मानोगे तो किस तरह से वो सभी बोर्ड्स अलग अलग स्टेट के जो लोकल बोर्ड्स थे उनसे बिलोंग करने वाले बच्चे वो जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसको कैसे हैंडल करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, वो जो कन्फ्यूज़न होता है बोर्ड को लेके वही मैं यहाँ पे आपका क्लियर करना चाहती हूँ कि कोई जो बोर्ड है वो अपना लोकल किसी तरह का कोई मटेरियल आपको नहीं पढ़ाएगा। वो NCERT का ही जो स्ट्रक्चर है, NCERT का जो सिलेबस है वो आपको करिकुलम में जो है NCERT ने डिसाइड कर रखा है सब्जेक्ट वाइज, वो टीच करवाएगा। चाहे वो ICSE बोर्ड है, अपना CBSE है, HBSE है या राजस्थान बोर्ड है, कर्नाटका बोर्ड है, मध्य प्रदेश है, गुजरात बोर्ड है, पंजाब बोर्ड है, कोई भी है। तो इस चीज़ को लेके कि वो बोर्ड अच्छा है वो बोर्ड अच्छा है तो ये कन्फ्यूज़न मत कीजिए, NCERT ही टीच करेंगे। अगर कई स्कूल्स जो हैं वो अपनी लोकल बुक्स लगवा देते हैं और वो लोकल बुक्स जो है वो NCERT को कवर नहीं करती, तो वो बच्चे जो इस तरह के ओलंपियाड के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें काफ़ी पिछड़ जाते हैं। क्योंकि इन सभी में जो मेन कंटेंट आपसे पूछा जाएगा, बच्चे से पूछा जाता है, वो हमेशा ही NCERT से बिलोंग करता है। तो अब जो है ये कन्फ्यूज़न मेरे ख्याल से आपका क्लियर हो गया होगा। तो दूसरा जो मैं आपको बात बताना चाहती हूँ, यहाँ पे देखिए सुहांसी है, आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल ललित खेड़ा जींद की छात्रा है ये। और ये जो है सेकेंड, देखो ओलंपियाड को मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ओलंपियाड जो प्रिंस एडू ने लिया था वो 2 चरणों में था। एक जो ऑनलाइन परीक्षा थी और एक वहाँ जाके खुद दे के आनी थी। तो उसमें लाखों बच्चों ने ऑनलाइन वहाँ पे किया था एग्ज़ाम, उनमें से हज़ारों को उन्होंने सेलेक्ट किया और उन हज़ारों में जो 7th क्लास के बच्चे थे वो लगभग 5-6 हज़ार उन्होंने सेलेक्ट किए होंगे। लेकिन इस टाइम जो है वहाँ पे केवल 3,827 बच्चे ही 7th के पहुँचे थे जिन्होंने वो ओलंपियाड अटैम्प्ट किया। आई रिपीट माई नंबर अगेन, 3,827 पार्टिसिपेंट्स थे और उनमें से सुहांसी की रैंक जो है वो 269 आई।
दिख तो नहीं रहा होगा, लेकिन मैं पिक डाल दूँगी इसमें। 269 आई, तो हज़ारों बच्चों में 269 आना। और दूसरी बात, हरियाणा बोर्ड से बिलोंग कर रही है, तो वो इशू यहाँ पे बनता है कि किस तरह से हरियाणा बोर्ड का एक बच्चा हज़ारों बच्चों में से, और वो खुद जो प्रिंस एडू हब है उनके स्कूल्स के बच्चे भी वहाँ पे आए हुए थे, जो कोई ICSE बोर्ड से पढ़ रहा है, कोई CBSE से पढ़ रहा है, कोई लोकल राजस्थान बोर्ड से पढ़ रहा है। और यहाँ तक कि उनके जो टीचर्स हैं वो भी जो आप मानते हो, जैसे बाकी टीचर्स तो देखो सभी के सेम ही होते हैं, क्वालिफाइड होते हैं, लेकिन ये माना जाता है कि CBSE या ICSE बोर्ड के जो टीचर्स हैं वो तो काफ़ी जो है वो वेल एजुकेटेड होंगे। तो वो ऐसा कुछ नहीं होता, सभी की अपना एक क्राइटेरिया होता है, सभी की अपनी क्वालिफ़िकेशन होती है, और वही क्वालिफ़िकेशन करके हम टीचर्स बनते हैं। तो अब जो बात है 3827 बच्चों में से 269 का रैंक लेके आना, वो भी विद नेगेटिव मार्किंग। तो आपको शायद ये आंकड़ा जो है वो काफ़ी बड़ा लग रहा होगा कि 269 पे ही तो आई है, ऐसा क्या हो गया जो फर्स्ट आई है। लेकिन मेरे लिए, क्योंकि मैं वहाँ पे गई, मैंने एक्सपीरियंस किया, मैंने बच्चों को भी देखा, स्कूल्स को भी देखा, और हर तरह की जो वहाँ पे भाग दौड़ थी, किस तरह का स्टाफ था, क्या था, सब कुछ मैंने देखा। तो मेरे लिए ये काफ़ी अच्छी अचीवमेंट है, क्योंकि इसने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया, फर्स्ट टाइम नेगेटिव मार्किंग के साथ। आज से पहले इसने किसी ओलंपियाड का एग्ज़ाम नहीं दिया था, ना विदाउट नेगेटिव मार्किंग भी नहीं दिया था ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, और अब नेगेटिव मार्किंग के साथ अगर 3827 बच्चों में से इसने 269th पोजीशन प्राप्त की है, ये भी काफ़ी अच्छी अचीवमेंट है। और ये बोर्ड का जो कन्फ्यूज़न है इसमें मत उलझना, क्योंकि हर बोर्ड जो है वो NCERT पढ़ाता है। थैंक यू। 117 वासु भारद्वाज, नरेश कुमार, एंड 118 सुवांश मलिक, सुनील कुमार। तो आपने ये वीडियो देख ही ली होगी जो अभी मैंने डाली थी, तो उससे रिलेटेड मैं आपको बताना चाहूँगी। दिस अचीवमेंट इज़ सिक्योर्ड बाय सुवंश मलिक, एंड दिस स्टूडेंट इज़ आल्सो बिलोंग टू SBSE बोर्ड, एंड 10th तक ये आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल से ही पढ़ रहा है। तो इसमें इसने देखो टोटल जो 12th के स्टूडेंट थे वो 4930 थे, और इसने सिक्योर किया है 118th रैंक। तो रैंक तो आई थिंक आपको पता ही होगा कि जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनमें किस स्तर पे आपका बच्चा आया है, किस लेवल पे आपका बच्चा आया है, कौन सी पोजीशन ली है, वो रैंक जो है वो शो करती है। और रैंक जो है वो काफ़ी अच्छी है। ये 4930 बच्चों में से ऑलमोस्ट 5000 ही हो गए, 70 और आ जाते तो उनमें से 118वीं रैंक जो है वो इसने गेन की है। तो ये दोनों ही बच्चे SBSE पढ़ रहे हैं। तो ये जो बोर्ड का कन्फ्यूज़न है इसमें मत उलझना, ना स्कूल के चक्कर में आपको पढ़ना है। पढ़ा कौन रहा है उस पर डिपेंड करता है, जहाँ पर किसी भी पेरेंट्स का शायद कभी नज़र नहीं जाती कि आपके बच्चे को टीच कौन कर रहा है। पढ़ाने का काम ना स्कूल का होता है, ना प्रिंसिपल का होता है, ना मैनेजमेंट का होता है। वो होता है एक इंडिविजुअल पर्सन का, वो कितना वेल क्वालिफाइड है, वो कितना एक्सपीरियंस्ड है, वो कौन से मेथड आपके बच्चे को टीच करने के लिए ले रहा है, और किस लेवल तक आपके बच्चे को उठाने की वो कोशिश कर रहा है। ये सारे जो मुद्दे होते हैं वो होते हैं स्कूल को चूज़ करने के। बट अनफॉर्चुनेटली I thought that is unfortunate of the students or the children कि पेरेंट्स का मेन जो फोकस होता है वो सिर्फ स्कूल के ऊपर होता है, स्कूल के नाम के ऊपर होता है, उससे आगे वो कुछ नहीं सोचते। टीचर कौन है, क्या उसकी क्वालिफ़िकेशन है, क्या उसका एक्सपीरियंस है, कहाँ से उसने अपनी शिक्षा ग्रहण की है, किस तरीके से वो आपके बच्चे को हैंडल कर रहा है, दे आर टोटली इग्नोरेंट अबाउट दैट। उनकी तरफ उनका कोई फोकस नहीं होता। बल्कि मैं ये मानती हूँ कि जिस तरह के ये आप टॉप के जो स्कूल बना रखे हैं, वहाँ पे किस तरह के टीचर वो हायर कर रहे हैं, कैसे टीचर हैं, पेरेंट्स के दिमाग में हमेशा ये आता है कि अगर फ़ीस ज़्यादा है, तो अगर आप टीचर्स को ज़्यादा पेड कर रहे हो, सैलरी ज़्यादा दे रहे हो, तो वो टीचर काफ़ी अच्छा टीच करता होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो टीचर जो है वो, मैं ये नहीं बोलूँगी अच्छा टीच नहीं करता, लेकिन साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस टीचर को कम पेड किया जाता है, कम सैलरी दी जाती है, आप उसको बुरा मत सोचना कि वो नहीं पढ़ाता। इनफैक्ट उसका जो है वो
पढ़ाने का जो स्ट्रगल है वो एक ऐसे वेल क्वालिफाइड टीचर से जो एक अच्छे मतलब कि एक हाई पेड पोस्ट पे बैठा हुआ है, उससे ज़्यादा स्ट्रगल उसको करना पड़ता है। एक उसको शो करना पड़ता है, अपने आप को साबित करना पड़ता है, अपना स्ट्रगल उस टीचर को करना पड़ता है। तो एक सैलरी कितनी उसको मिल रही है या फिर किस स्कूल में वो टीच कर रहा है, इसके बेस पे आप टीचर को कभी भी आकलन मत कीजिए, क्योंकि एक टीचर जो है वो सिर्फ डिग्री से आप टीचर को नहीं आंक सकते हैं। टीचिंग जो है वो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है। हर कोई अगर किसी के मार्क्स अच्छे हैं ज़रूरी नहीं है वो अच्छा टीचर हो। टीचर बनने के लिए आपको प्रैक्टिकल नॉलेज बनना ज़रूरी होता है। किस लेवल तक आपको जाना है, कहाँ से हर बच्चे को कहाँ से ऊपर उठाना है, वहाँ तक पहुँचना पड़ता है। एक क्लास में अगर 30 बच्चे हैं तो 30 तरह का माइंड सेट टीचर को उस टाइम करना पड़ता है। एक बच्चा है उसको अगर 10 में से 9.5 आए तो हो सकता है टीचर उसको डांटे। क्यों? क्योंकि वो जो बच्चा है उसका लेवल 10/10 का था। और हो सकता है कि एक बच्चे के 10 में से 6 मार्क्स भी आए, टीचर उसको अप्रिसिएट कर ले। क्यों? क्योंकि उस बच्चे का लेवल तो 4 लेने का था। अगर वो 6 गेन कर रहा है आउट ऑफ 10 तो इसका मतलब उसने अचीव किया, वो अपनी जो लेवल है उसको लगातार इम्प्रूव कर रहा है। तो इस तरह का जो फोकस है वो जो टीचर इस तरह की साइकोलॉजी को पकड़ते हैं वही टीचर अच्छे होते हैं, ना कि जो हाई पेड टीचर्स हैं वो अच्छे होते हैं। आप लेवल को पकड़िए, जो इंडिविजुअल टीचर्स हैं उनसे कांटेक्ट कीजिए, किस तरीके से वो आपके बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसकी तरफ फोकस कीजिए, ना कि किस बोर्ड से हैं, किस स्कूल से हैं, टीचर की सैलरी क्या है, टीचर का स्टैंडर्ड क्या है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहीं पे भी आपके बच्चे के काम आने की चीज़ें नहीं हैं। आपके बच्चे के काम आने की चीज़ें हैं वो नॉलेज जो कि क्लासरूम में एक टीचर उसको देता है। तो आप बहुत समझदार हो। मैंने तो सिर्फ एक कोशिश की है, एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है कि देखो आसपास के इतने स्टेट्स के बच्चे वहाँ पे आए हुए थे, पता नहीं कितने हज़ारों टीचर्स ने उनको पढ़ा के वहाँ पे भेजा होगा, फिर भी उनको और बहुत सारे हज़ारों पैसे पेरेंट्स ने उसके पीछे खर्च भी किए होंगे। कई तो बहुत महंगी फ़ीस वाले स्कूल से बिलोंग करते होंगे, कोई नॉर्मल फ़ीस वाले स्कूल से होंगे। तो ये फ़ीस किस स्कूल से है, किस स्कूल में बच्चा जा रहा है, क्या कर रहा है, वो ज्ञान जो है वो सिर्फ बाहर रहा। जो वो एग्जामिनेशन हॉल में पहुँचे तो वहाँ पे जब उनके सामने क्वेश्चन पेपर आया तो वहाँ पे उनको यूज़ करना पड़ा वो टीचर का नॉलेज, जिस टीचर ने उनको टीच करवाया और किस मेथड से उनको टीच करवाया। वो नॉलेज ही जब उन्होंने पेन होल्ड किया होगा ना एग्ज़ाम को शुरू करने के लिए, तो उस टाइम वो नॉलेज आया। ना आपकी फ़ीस वहाँ पे काम आई, ना आपके स्कूल का नाम वहाँ पे काम आया, ना ही सैलरी कितनी है टीचर की और टीचर की पर्सनैलिटी कैसी है, टीचर जो है वो किस तरह के गेटअप में आता है, ऐसा कुछ भी वहाँ पे काम नहीं आने वाला। तो इस तरह से अपने बच्चे को सेटअप कीजिए, इस तरह से अपने बच्चे का स्कूल है या टीचर है इस तरह से चूज़ कीजिए जो कि उसको एग्ज़ाम के टाइम जब पेन होल्ड करे ना उसके बाद काम आए, ना कि पहले दूसरों को दिखाने के लिए हाँ भाई उसका बच्चा उस स्कूल में जा रहा है, उसका बच्चा उस स्कूल में जा रहा है। हमें दुनिया से थोड़ा ना शो करना है, हमें तो बच्चे की हेल्प जो है वो कब करनी है, जब वो एग्ज़ाम के टाइम अपना पेन होल्ड करे, उस टाइम करनी है, बाहर नहीं करनी है। और वो उस टाइम उस बच्चे को दिमाग जो है वो कौन इम्प्रूव करेगा, वो एक वेल क्वालिफाइड, एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस टीचर जिसको खुद पता है कि मेरा सब्जेक्ट क्या है, मेरे सब्जेक्ट का कंसेप्ट क्या है। इनफैक्ट वो 30 बच्चे हैं, एक डेडिकेटेड टीचर को आप एक डिफ़ाइन अगर आप करना चाहो ना तो वो डेफिनेशन क्या होती है कि एक ऐसा टीचर जो कि 30 बच्चों में 30 तरह के अपना माइंड सेट करे। किस तरह के बच्चे को 2 मार्क्स कोई बच्चा ले रहा है उसको 3 तक कैसे पहुंचाए, 9 अगर कोई ले रहा है 10 कैसे पहुंचाए। 10/10 लेने वाले बच्चे को भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि टीचर को पता है ये गलतियां यहाँ पे कर रहा है, ये यहाँ पे कर सकता है। ये सारा माइंड सेट एक अच्छा टीचर ही कर पाएगा, ना कि एक अच्छा वेल पेड टीचर, एक अच्छे नॉलेज वाला टीचर। तो आई होप मैंने आपको बताने की काफ़ी कोशिश की है। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। और नाउ थैंक यू, हैव अ नाइस डे।